नमस्कार, अनादि बजट चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, मध्य प्रदेश सरकार का, वो बजट आज पेश हो गया। प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने अपने पहले बजट में प्रदेश की जनता को कोई सौगात नहीं दी तो कर्ज का या जनता पर कोई ऐसा आर्थिक बोझ भी नहीं डाला जिससे कि वो बेचैन हो, परेशान हो। ये बजट को यदि हम देखें तो ये बजट प्रदेश के विकास का बजट ज्यादा दिखाई देता है। इसमें सौगातें कम है, जनता से सीधी जुड़ी हुई, लेकिन एक ऐसी सौगात है जो समग्र प्रदेश का यदि विकास होता है तो आम आदमी का भी विकास होगा। ये बजट संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ समाहित किया गया है। कुपोषण से लड़ाई लड़ने का एक संकल्प ये बजट देता है। तो साथ ही ये बजट बताता है कि प्रदेश की जनता को कोरोना काल के बाद अपने आप को प्रदेश के हित में मितव्ययिता की ओर बढ़ना चाहिए, खर्चे कम से कम करने चाहिए, गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगानी चाहिए और साथ ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प सरकार ने लिया है उसमें उसको भागीदारी करना चाहिए। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बजट आखिर क्या कहता है, क्या संदेश इसमें आम जनता के लिए छुपा हुआ है और प्रदेश के औद्योगिक घराने हो या सरकारी खजाना हो, उसको ये बजट क्या दिशा दे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। हमारे साथ स्टूडियो में है चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण रावत जी। अरुण जी, ये जो बजट आया है, ये बजट को ये कह रहे हैं हम राहत भरा बजट है क्योंकि आम आदमी पर कोई टैक्स नहीं लगाया। राज्य सरकार के पास जीएसटी आने के बाद वैसे भी टैक्स लगाने का बहुत ज्यादा कोई दायरा रहा नहीं है। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट और शराब जैसी कुछ चीजें हैं जो वेट के दायरे में, उस पर सरकार टैक्स लगा सकती है। लेकिन सरकार यहाँ पर इसमें राहत क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि पूरे प्रदेश कहें या पूरे देश में पेट्रोल, रसोई गैस, इन सब चीजों की महंगाई की बात हो रही है कि ओवरऑल जो बजट आया है वो पूरे एमपी का जो है, सारे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एमपी का बजट जो है मुख्यमंत्री ने जो है वो जो अपने जो वित्त मंत्री उन्हें प्रेजेंट किया हुआ है एक्चुअली। तो इस केस में क्या है कि अगर जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का जहां तक आपका प्रश्न है तो उसका रीजन ये है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जीएसटी अप्लाई किया था तो वो बोले थे हम कुछ समय पश्चात इसको जो है डीजल, पेट्रोल वगैरह, एलपीजी वगैरह, इसको भी हम जो है आपका जो है उसके टैक्स के जीएसटी के दायरे में आएंगे। और वर्तमान समय में जो जीएसटी की रेट की बात की जाए वो अभी मैक्सिमम जो है 28% है। तो अगर वो जीएसटी के उसमें अगर जीएसटी में कवर हो जाता है ये आपका पेट्रोल डीजल तो रेट जो है काफी अमूमन कम हो जाते। लेकिन क्या है, कई स्टेट जैसे आपका कई स्टेट है जैसे गोवा है, यूपी है, वहाँ पेट्रोल का दाम कम होने का रीजन ये है कि एक्चुअली जो उनका टैक्स जो वैट वगैरह जो लगाया हुआ है वो एक्चुअली कम, मतलब उसमें कम उसमें रेट से लगाया हुआ है। जबकि अपने एमपी वगैरह में जो है टैक्स की रेट कुछ ज्यादा हुई है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपना थोड़ा टैक्स रेट कम करके और सस्ते में भी अपन को डीजल प्रोवाइड करवा सकती है। चलिए, सरकार चाहे तो टैक्स कम कर सकती है। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे आप मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट को, और जो एक उम्मीद आम जनता को थी कि इस बजट में कहीं ना कहीं खासकर जिन चीजों पर सरकार टैक्स लगा सकती है उसमें कुछ राहत देगी। हालांकि विकास के अच्छे आयाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें नर्मदा एक्सप्रेस वे की बात की गई है, इसमें अटल एक्सप्रेस वे और उसके आसपास उद्योगों की बात की गई है। तरह तरह के अच्छे लुभावने यदि कहें कि प्रदेश के विकास का जो सोपान है आगे, वो इस बजट में दिखाई दे रहे हैं। पहले केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया वो भी एक निराशाजनक बजट था और आज प्रदेश की सरकार ने भी प्रदेश की जनता को निराश करने का काम किया। आप देखेंगे प्रभु जी कि कोरोना काल में लोगों की इनकम कम हुई। आज ही एक अखबार ने बजट सर्वे छापा है कि मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति 4,500 रुपए से कम आय उसकी घटी है कोरोना काल में। लोग पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों से त्राई कर रहे हैं। घर का रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। अभी 25 रुपए कल ही बढ़े सिलेंडर पर। आज ग्वालियर में गैस सिलेंडर का दाम 903 रुपए हो गया है। अब 903 रुपए में कैसे ये एक दिहाड़ी मजदूरी वाला व्यक्ति कैसे 1,000 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा? फिर पेट्रोल है, डीजल है, मतलब उसका पूरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी घट रही है। आपने देखा कोरोना काल में कई सारे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कई प्राइवेट सेक्टर हो, उन सभी जगह 35 से 30% सैलरी। लगता है कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। ब्रजेश जी, एक बात इस बजट में की गई है जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने कही है और बड़ी चौंकाने वाली बात है। वो बात यह है कि
साल 2021-22 में मध्य प्रदेश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको 10 ट्रिलियन रुपए तक ले जाएंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था कि अगले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है। उसी का से शायद ये प्रभावित होकर वित्त मंत्री ने ये ट्रिलियन शब्द का प्रयोग किया मध्य प्रदेश के बजट में। उन्होंने कहा 10 ट्रिलियन रुपए। ये 10 ट्रिलियन रुपए को यदि हम रुपए में देखते हैं तो ये करीब जो है 10 लाख करोड़ रुपए होता है। तो जिस राज्य का बजट, कुल बजट सालाना राज्य का बजट 1-1.25 लाख करोड़ के आसपास का रहने वाला हो, वो सरकार या ऐसे कैसे उम्मीद कर सकती है कि उस मध्य प्रदेश में जो कोरोना की मार झेलने के बाद अभी परेशान हो, जहां पर आम जनता को राहत नहीं मिल रही है, वहां पर वो 10 लाख करोड़ सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त कर लेगी? देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि ये वैसा ही है जैसे कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, आय दोगुनी कर देंगे, तो उसी तरह का एक लोगों को भ्रमित करने के लिए 5 ट्रिलियन को 10 ट्रिलियन कर दिया। जब आपका उतना है ही नहीं बजट तो कैसे कर सकते हो अगला बजट उस तरफ पे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चूक कर गए वो ट्रिलियन बोलने में, कुछ और बोलना चाह रहे होंगे या कुछ और होगी उनके मन में। तो ये कहीं ना कहीं गलती हो गई है उनसे, जो इतना बड़ा बता गए हैं वो। हालांकि ऐसी संभावना नहीं है। यदि ऐसा बोला भी है उन्होंने लोगों को बोलने के लिए, कहने के लिए और बयान में उस करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, तो जैसा ही है जैसा कि हम कृषि की बात कर रहे हैं जब से सरकार आई है, और उसके बाद से आज तक वही हालत है कि अब हम 23 में करेंगे, पहले इससे पहले बोलते थे 19 में करेंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे। तो लाभ के धंधे की तरह आप बढ़ तो रहो, लेकिन ये कब तक करेंगे आप 10 ट्रिलियन? ये हमें नहीं बताया। हो सकता है उनकी इस दिशा में बढ़ने की इसी साल है, इसी साल का कहा है कि 12 महीने में साल 21-22 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 10 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। ऐसी संभावना तो नहीं दिखती है। हालांकि जरूर इससे वित्त मंत्री से पूछना चाहिए कि कैसे करेंगे। ऐसा फार्मूला भी उन्होंने नहीं बताया कि हम इस तरीके से जाएंगे तब जाके हो पाएगा। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है, उन्होंने कह गए मुझे लगता है प्रभु जी। चलिए अरुण जी से समझ लेते हैं। अरुण जी चूंकि उद्योगपतियों से मिलते रहते हैं, उद्योगों से उनका बड़ा वास्ता है और अकाउंट्स के जानकार है। तो अरुण जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में हम इस 1 साल में ये जो टारगेट वित्त मंत्री ने दिया है इसको हम अचीव कर सकते हैं? और दूसरी ये बात, इस बजट से प्रदेश के औद्योगिकरण की क्या संभावनाएं आप देखते हैं? क्या प्रदेश में कोई नया निवेश आने वाला है? क्या प्रदेश के आम आदमी को रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ने वाले हैं? क्या आम आदमी जो राहतों की बात कर रहा है, वो हालांकि राहत अभी बजट में दिखाई नहीं दी है, अप्रत्यक्ष तौर पर उसको कुछ मिल सकती है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है जैसा वित्त मंत्री ने बोला है एक्चुअली, तो जो आपने भी जैसे बताया, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता है इतनी जल्दी वो लक्ष्य अपन जो है हासिल कर पाएंगे। जो ट्रिलियन का बोला हुआ है वो लक्ष्य इतनी जल्दी हासिल होना संभव नहीं है, मैं बताऊँ आपको। और रही बात डेवलपमेंट की और सब चीज़ें हैं, उन पर फोकस करना, तो क्या है कि जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ गवर्नमेंट का, तब तक वो है ऑल ओवर जो है उसका विकास भी वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे को लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, कि इसीलिए गवर्नमेंट लग रहा है मेरे को कि डीजल और पेट्रोल वगैरह पे जो है, LPG पे जो है, जो सब वो एक्चुअली जो कीमतें कम होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कहीं ना कहीं हमारे पास जो है पैसा नहीं है और हमें पैसा चाहिए। इसलिए वो चीज़ उसको उस दायरे में, GST के दायरे में नहीं लाके उसको और नॉर्मल में चला रहे हैं उस चीज़ को, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए और हम उस चीज़ को जो है अपने डेवलपमेंट पर, प्रदेश के विकास पर जो है हम उस चीज़ को खर्च कर सकें। जी, अब ब्रजेश जी, एक विकास की जो बात की जा रही है तो उसमें एक बड़ा फैक्टर जो शिवराज सिंह चौहान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट का है वो है कि पहले वो चंबल एक्सप्रेस वे बना रहे थे, उसका नाम बदलकर अटल एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। पिछली सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, कमलनाथ की सरकार आई तो उसने इसको डब्बे में डाल दिया। अब शिवराज सिंह चौहान ने फिर उसको निकाला है और फिर उसको नया रंग रोगन देकर अटल एक्सप्रेस वे के नाम पर, अटल प्रोग्रेस वे के नाम पर उसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से नर्मदा के किनारे एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने की बात की जा रही है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम देख रहे हैं पिछले 20 साल से बन रहा है। मध्य प्रदेश में तरह तरह के जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं पिछले सालों में, उनमें बड़े बड़े उद्योगपति आए, करोड़ों रुपए के निवेश का यहाँ सपना दिखाया। कई ने MOU किए, बाद में MOU टूट गए। MOU के बाद फिर EOI का एक ट्रेंड आया कि वो EOI करेंगे, क्योंकि MOU करने के बाद उन पर एक बंदिश हो जाती है कि उनको उद्योग लगाएं या फिर उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान हो सकता है, तो उससे बचने की कोशिश की गई है। तो क्या केवल ये कि ये भी लुभावना सपना ही है विकास का कि 2 सड़कें आप बना दें, उन 2 सड़कों के किनारे अपने आप औद्योगिकरण हो जाए? देखिए प्रभु जी, जब सड़क बनेगी, अटल एक्सप्रेस वे बनेगा, तो सरकार भले ही उसमें उद्योगपतियों को ना लाए, लेकिन उद्योग आते हैं अपने आप।
तो निश्चित तौर पर यदि एक सड़क बनती है, एक्सप्रेस वे बनता है, तो उस दिशा में वहां पे आपको रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, उद्योग भी आते ही हैं। वो जब देखते हैं कि उनको आवागमन के साधन अच्छे हैं, तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि जो नेशनल हाईवे हैं, आपके स्टेट हाईवे हैं, उनके पास भी छोटे छोटे उद्योग गांवों के पास विकसित करें। एक पूरी पंचायतों से ना लेकर तो जिला स्तर पर कि किस तरह के उद्योग लग सकते हैं, तो इससे छोटे छोटे रोजगार लगेंगे, लोगों को उद्योग मिलेंगे। तो इस तरह से विकास करने की जरूरत है। आप बड़े उद्योगों से एमयू कर लेते हैं, बड़े उद्योगपतियों से कर लेते हैं, वो आते नहीं है, वो 10 सुविधाएं मांगते हैं कि हमें जमीन चाहिए, फिर उनकी 10 शर्तें होती हैं और वो लंबा समय लगता है। उस दिशा में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो भी काम ना करें, बड़े उद्योगों पर भी ध्यान दें, लेकिन छोटे छोटे उद्योगों पर यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और उद्योग लगेंगे। जिस दिशा में काम केंद्र सरकार की भी मंशा है और राज्य सरकार की मंशा है कि जिस तरह से कोरोना के बाद से बेरोजगारी बढ़ी है, तो कैसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करा सकते हैं। तो चाहे दाल मिल हो, चाहे आटा मिल हो, इस तरह के छोटे छोटे उद्योग जो लगेंगे राज्य स्तरीय रूट पे, तो नेशनल हाईवे पे, तो उसका फायदा भी होगा। तो छोटे उद्योगों पर सरकार जो ध्यान दे भी रही है, उसमें कहा भी है कि उनको राहत देते हुए उनको ऋण देंगे, कर्ज देंगे, जिससे छोटे उद्योग लग सकें। और गांव पंचायतों में जिस तरह से एक एक उनने उपभोक्ता केंद्र खोलने की बात की है, एक एक दुकान खोलने की बात की है, आंगनवाड़ियों को ज्यादा सक्षम करने की कोशिश की गई है कि महिला स्वतंत्रता समूहों को काम देने की जो बात की गई, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। और एक्सप्रेस वे पे जब बनेगा तो निश्चित अटल एक्सप्रेस वे, लेकिन वो समय सीमा में बनना चाहिए। वैसे अब जो राज्य सरकार को हम देख रहे हैं वो काम कराने की समय सीमा निर्धारित कर रही है। 20-20 साल की जो आपने बात की है कि पहले भी बात करते रहते थे, लेकिन सरकारों में अब सुधार हमको देखने को मिला है कि पिछली बार की अपेक्षा इस सरकार में एक ये भी देखा है टाइम लिमिट बना रहा है। जैसे कि आप मेट्रो ट्रेन की बात करें तो अभी आप देखिए कितना एक्शन लिया, मुख्यमंत्री ने कहा समय सीमा में काम होना चाहिए। समय सीमा की जो निर्धारित की गई है तो उससे उद्योगों के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित हो, वरना उनकी जमीन जो आपने दी है वापस लीजिए, नए उद्योग लगाइए वहां पे। तो इस दिशा में काम करने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। धैर्यवर्धन जी से समझने की कोशिश करते हैं, वो मुद्दा शिवपुरी के हैं। तो धैर्यवर्धन जी, जो अटल प्रोग्रेस वे की जो बात की जा रही है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आप वाकई में ग्वालियर चंबल अंचल की किस्मत बदल सकता है? सर्वप्रथम तो प्रभु जी मेरा प्रणाम स्वीकार है जी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना संकट से उभरते हुए मध्य प्रदेश को अपने पैरों पर खड़े होने का नया रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोग अगर सक्षम होंगे, लोग अगर सुखी होंगे, तो अपनी तरक्की करने के लिए उनके अंदर भाव उत्पन्न होता है। और लोगों को सुखी बनाने के लिए सड़क, बिजली, पानी, राशन, घर, इन सब चीजों का प्रावधान इस बजट में है। नए मकान और लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राशि का प्रावधान किया है। सरकार ने 2500 किलोमीटर नई सड़क बनाने का प्रावधान किया है। बिजली के उत्पादन में हम लगातार नई इबारत लिखते चले जा रहे हैं और बिजली का खर्च घटाने के लिए रीवा के सोलर पार्क की, ऐतिहासिक सोलर पार्क की सफलता के पश्चात नए सोलर पार्क बनाने के लिए भी सरकार ने प्रावधान किए हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जगह जगह लगे, जिससे छोटे छोटे किसानों को भी लाभ मिले, उनकी फसल का उन्हें ज्यादा फायदा होने लगे, उसका प्रावधान इस बजट में है। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य मिले, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो, इसलिए 9 नए मेडिकल कॉलेज की बात हुई है। 320 नर्सिंग सीट बढ़ाई गई है, 165 डॉक्टर्स की नई सीट यहाँ पर दी गई है। और एक और महत्वपूर्ण बात प्रभु जी, गरीब महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने की जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था दी है, स्व सहायता समूहों के नाते उनको भी 4% ब्याज पर ऋण मिलेगा, ताकि वे छोटी छोटी यूनिट डेवलप कर सकें। भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह कि गांव में सोलर ऊर्जा से लोगों को पानी की उपलब्धता होगी, बिजली पंप उनके काम करेंगे। ये बहुत सारे प्रावधान है जो रूटीन से हट करके इस बजट में दिखाई दिए। हम लकीर के फकीर नहीं है, हम बदली हुई परिस्थिति में मध्य प्रदेश में नई इबारत लिखना चाहते हैं। अब आप देखिए, घर घर स्वच्छ जल मिलेगा तो लोगों का जो परिश्रम पानी ढोने में, पानी बटोरने में लगता है, वो मस्तिष्क और मन और कहीं और लगाएंगे। स्कूलों के अपडेशन की बात हो रही है और तमाम प्रकार की ऐसी चीजें हैं। और अगर सीधे रोजगार की बात की जाए जो सरकार के द्वारा चाहिए, तो 4000 पुलिसकर्मियों की भर्ती का हवाला भी दिया है, 24,000 शिक्षकों की भर्ती की बात भी कही है। इसके अलावा भी जब छोटे छोटे स्वरोजगार बढ़ेंगे, सड़क, बिजली, पानी के नाते उद्योग धंधे पनपेंगे, तो बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा स्वतः।
इसलिए मुझे लग रहा है कि इतने विपरीत हालातों में नए टैक्स न लगाते हुए मध्य प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए शानदार और जानदार बजट इस सरकार ने प्रस्तुत किया है। चलिए धर्म, आपके इस जो शानदार बजट जो आप बता रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के आपके साथी भी मौजूद हैं, धर्मेश शर्मा जी। धर्मेश जी, आपने सुना हर्षवर्धन जी कह रहे हैं बजट बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, गांव में सीधे सूर्य की किरणें से ऐसी व्यवस्था की जा रही है, सोलर प्लांट लगाया जा रहा है कि लोगों को घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा, उनको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा पानी लाने के लिए, घर बैठे नल जल योजना का लाभ उनको मिलेगा, विकास की तमाम सौगातें ये बजट दे रहा है। कैसा लगता है आपको, क्या अलग है यदि हम कमलनाथ सरकार के बजट से देखने की कोशिश करते हैं या पिछले किसी और बजट से इसको आंकने की कोशिश करते हैं? जी जी प्रभु सर, जैसा कि अभी हर्षवर्धन शर्मा जी कह रहे थे, ये शिवपुरी से आते हैं मूलतः। शिवपुरी में आज से 10 साल पहले सिंध नदी से पानी लाने की एक योजना थी जी, वो पानी आ गया क्या शिवपुरी में? हम बात करें प्रदेश के विकास के मुद्दे पर बात करें तो अपन पूर्वाग्रह को छोड़कर बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। आप अच्छे सुझाव देंगे, चूंकि बजट पर अभी चर्चा होनी है, आपके सुझाव आपकी पार्टी के विधायक विधानसभा के फोरम पर रख सकते हैं। उन सुझावों के आधार पर सरकार अपने बजट में जो भी खामियां हैं वित्त मंत्री उसको दूर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ऐसे अच्छे सुझाव दीजिए, क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, नीचे से आए हुए हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। तो जैसे आपने मोहल्ले की सड़क का एक उदाहरण दिया है, ऐसे और भी उदाहरण दे सकते हैं, तो उस पर बात की जाए। आपका ध्यान आकर्षण एक बिंदु पर करा रहा हूं, क्योंकि आपने एक योजना के बारे में बताया। सरकार ने एक प्रयास करा था, कमलनाथ सरकार ने, कि जो जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड में उसको रोजगार दिया जाए जी। आज प्रदेश में बैठी शिवराज सरकार, सरकारी जॉब है नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रियां लग नहीं रही, तो जॉब कहां से आएंगे? आप छोटे छोटे, भाई आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां छोटे छोटे रोजगार हैं, लेकिन उससे लोग अपनी दिनचर्या और जीवन को सुगम तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं जी। हम उनको भी आगे ला सकते हैं। बिल्कुल। आपने देखा स्किल इंडिया एक प्रोग्राम चला, आज कहां है वो स्किल इंडिया? बड़ा सवाल है विजय जी, लोकल फॉर वोकल नहीं दिख रहा है इस पूरे बजट में। देखिए प्रभु जी, जिस तरह से धर्मेंद्र जी कह रहे हैं लोकल फॉर वोकल नहीं दिख रहा है, लेकिन लोकल के लिए कोशिशें हो रही हैं कि आप किस तरह से रोजगार सृजित कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो लोक लुभावन वादे करती है सरकार, चाहे वो भाजपा सरकार हो, भाजपा सरकार यदि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की हम बात करें तो वो कम राशि दे रही थी, कमलनाथ सरकार ने उसमें डबल कर दिए। कोई स्कूटी बांट रहा है, तो कोई ये जो लोक लुभावन वादे जो किए जाते हैं सरकारों ने, वो हमारा राजकीय को उसका जो घाटा है वो बढ़ा देते हैं। उनसे बचने की कोशिश इन सरकार को करना चाहिए। लेकिन हम वोट के लिए, चाहे वो पिछली सरकार हो, यदि आप राजकीय घाटा देख रहा हो आज, तो उसमें किसानों का कर्ज माफी भी एक बहुत बड़ी है। किसानों को आय कैसे दुगनी हो उस पर फोकस नहीं करती सरकारें। आप हर बार हर 5 साल में किसानों के कर्ज माफ कर दोगे तो क्या किसान कर्ज मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। उसकी आय बढ़ाने की दिशा में आपको काम करना चाहिए ना। पिछली सरकार यदि 15 माह की सरकार की धर्मेंद्र जी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो राजकीय कोष घाटा बढ़ाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने भी लोक लुभावन वादे किए थे। इस सरकार ने भी, ये सरकार भी उसी दिशा में 70 करोड़ रुपए कर्जा लिया है प्रदेश सरकार ने। जब से शिवराज सरकार आई है, अगर आप एवरेज निकाल लेंगे तो पर डे 70 करोड़ रुपए कर्जा लिया इस शिवराज सरकार ने। नहीं, इसमें धर्मेंद्र जी अगर बात करेंगे तो भाजपा वाले कहने लगेंगे कि वो इतना घाटा छोड़ के गए थे, दिग्विजय सिंह जी ऐसी हालात थी, विकास किया। तो इस मुद्दे पे ना जाके 15 साल से आपकी सरकार है साहब, 16 साल हो गए। कब तक आप कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को कोसते रहेंगे? ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है धर्मेंद्र जी। अरुण जी, जो एक बात निकल कर आई है सोशल इंजीनियरिंग की, सरकार कन्यादान करती है, उसके लिए सरकार जनता का पैसा किसी एक व्यक्ति को या एक परिवार को शादी में बांट के देती है, स्कूटी बांटने की योजना है, लैपटॉप बांटने की योजना, ये जो ऐसी तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग की योजनाएं हैं, तो ये तो आम जनता या आम टैक्स पेयर के पैसे से ये योजनाएं चलती हैं और जिसका कोई मूल उद्देश्य राजनीतिक लाभ कमाना होता है। तो आपको क्या लगता है कि इन योजनाओं के दम पर प्रदेश का जो पैसा है जो विकास में लगना चाहिए, जो सड़क बनाने में, पुल पुलिया बनाने में लगना चाहिए, वो उधर डाइवर्ट हो रहा है, जो कि आगे चल के 5 साल बाद या 3 साल बाद चुनावी काम आने वाला है? इसके बनिस्बत लोगों को इतना मजबूत किया जाए, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जा रही, तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाए कि वो खुद अपना इतना सक्षम हो सके कि अपने खर्चे खुद उठा सके। इसको लेकर कहीं आपको बजट में कोई फोकस पॉइंट दिखता है क्या? हाँ, इसमें जैसे जो है गवर्नमेंट ने जो शिक्षकों की भर्ती वाला एक पॉइंट कहा है कि हम जो शिक्षक 24,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, या और भी जो पुलिस में भर्ती होंगी,
तो उसके हिसाब से जो है रोजगार थोड़ा बहुत तो कम होगा एक्चुअली, उतना तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा उस पर, लेकिन थोड़ा बहुत तो रोजगार में जो है आपकी जो है रोजगार बढ़ेगा और जो है बेरोजगारी थोड़ी कम होगी उससे। बाकी जो है ओवरऑल मेरे को जो बजट लग रहा है वो सारा फोकस जो है गवर्नमेंट का जो है हर क्षेत्र का विकास करने का है। अब वो वही कि भविष्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है। लेकिन अरुण जी, विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा इतना? सरकार ने बजट तो बढ़ा दिया, योजनाओं में राशि उन्हें बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए पहले 6,000 करोड़ देते थे, अब 7,000 करोड़ देंगे। उन्होंने कहा 2,400 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, 51 पुल पुलिया बनाएंगे, 106 ओवरब्रिज बनाएंगे रेल पे। तो इन सब के लिए उन्होंने फिर बजट बढ़ा दिया। तो ये जो, जैसा कि धर्मेंद्र जी भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कोरोना काल है, राज्य की आय घटी है, सकल आमदनी घटी है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि यदि रोजगार रहेगा तो वो उनका पैसा जो है प्रदेश में ही खर्च होगा। बाहर से कोई इनकम है नहीं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य हो जहां से निर्यात होता हो। ड्राई पोर्ट स्टेट है मध्य प्रदेश के लोग यदि विदेशों में रह रहे हो, वहां से कुछ पैसा कमा कर भेज रहे हैं, जैसे केरल जैसा राज्य है, वैसी स्थिति भी मध्य प्रदेश की नहीं है। तो हम सीमित संसाधन वाला राज्य है, जो हमारे पास इनकम कम है, हम केवल कृषि पर आधारित राज्य हैं, तो हम कैसे इतना बड़ा बजट बना लें, इतना लोक लुभावन बजट बना लें जिसको कि हम पूरा भी ना कर पाए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बजट में कहीं ना कोई इस क्षेत्र में भी ध्यान देने की जरूरत थी? हाँ, एक्चुअली जो है जैसा मेरे सहयोगी जो है चौकसी जी ने एक्चुअली बोला है कि गवर्नमेंट जब तक क्या है प्रॉपर तरीके से उसको जो है हैंडल नहीं करेगी, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम में, या बजट मान लो जो पेश किया है, अगर प्रॉपर तरीके से उस पर नहीं चलती है, बजट पे प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं होता है, तो फिर जाके आगे जो है। चलिए, बजट पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी आपका भी धन्यवाद, और ब्रजेश चौकसी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट है, जरूरत है तो मध्य प्रदेश की जनता की कि सरकार की इस मंशा से कदम मिलाकर चले। बजट में राहतें ज्यादा नहीं है, लेकिन सौगातें ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दिलासा है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो प्रदेश के आम आदमी भी कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। अनादि बजट चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।